हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस लेक्चर में क्लास 6 के इतिहास के पहला चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी के प्रीलिम्स में कुछ पूछे जाते हैं जो कि पाठ्यक्रम में देख सकते हैं। इस तरह से है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर इसे पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अध्याय में। अध्याय 1, इस चैप्टर का नाम है कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। मतलब कि अतीत के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं। तो सबसे पहले कि हम जैसे जानते हैं कि जो भी कुछ कपड़ा पहनते थे, खाते थे लोग, और इतिहास में जो लोग आखेटियों सब यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आखेटियों मतलब शिकारियों। कभी कभी यूपीएससी में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, आखेटियों का मतलब क्या होता है प्रीलिम्स में से डायरेक्ट, जो कि मतलब इसका मतलब शिकारियों होता है। इसे आप अच्छा से ध्यान देकर मतलब बातें को स्पष्ट रखिएगा। उसके बाद आप पशुपालकों और कृषि शासकों और व्यापारियों पुरोहितों को बारे में इसमें दिया गया है। तो लोग कहाँ रहते थे पहले, तो कई साल लाख पहले लोग नदी किनारे बसते थे। जैसे कि आप लोग अभी भी जानते हैं कि जहाँ भी गंगा नदी हो गया, उसके आसपास कई पुराने शहरें बसे हुए हैं, जिससे पता चलता है कि लोग जो थे वो नदी के किनारे ज़्यादा रहते थे, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे और भोजन जैसी समस्याओं उनके सामना नहीं करना पड़ता था। लोग इस समय वो थे, संग्राहक नहीं कर पाते थे। वे कभी कभी जानवरों को शिकार करते थे और जड़ वाले फल फूल और उत्पाद पे संग्रह करते थे। तो अब बात करते हैं दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में अभी कौन कौन से देश आते हैं? आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, ये सभी आते हैं, जो हमारे पड़ोसी देश के नक्शे में भी हैं, जो इस साइड है। तो दक्षिण एशिया एक महाद्वीप है, जो छोटा है, लेकिन वह विशालता था। बाकी एशिया से समुद्रों और पहाड़ियों पर्वतों से बटे होने के कारण उन्हें उपमहाद्वीप कहा गया है। उपमहाद्वीप क्यों कहा गया है? बाई चांस क्वेश्चन में आ गया कि उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पे कुछ ये भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि ऐसे कुछ क्षेत्र थे जहाँ पे कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले चावल का उपज कहाँ हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले चावल का विकास कहाँ हुआ? तो विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल का उत्पाद हुआ। उसके बाद देश के नाम, जो इंडिया देश है, जो अभी नाम जानते देश अब इंडिया, यह प्राय इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द मतलब इंडस से निकला है, जो संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है। तो ये शब्द आप ध्यान में रखिएगा, संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है इंडिया को। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द कहाँ से निकला है? इंडस से, जो संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इंडिया शब्द कहाँ से निकला है? इंडिया निकला है इंडस से, जो इंडस से, और संस्कृत में से सिंधु कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्वी उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों सिंधु को हिदोस कहते हैं। तो यहाँ पे इस बात को भी ध्यान रखना है आप लोगों की, 2500 साल पहले जो था उत्तर पश्चिमी से आने वाले जितने भी व्यापारी या ईरानियों सिंधु को हिदोस कहते थे। सिंधु को क्या कहते थे? सिंधु को हिदोस कहते थे। हिदोस अथवा इंदोस के नाम से जाने जाते थे, हिदोस और इंडोस। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि देश को इंडिया कहा गया है। इसके पूर्व वाले देश को इंडिया कहा गया है। इस पूर्व वाले भूमि को इंडिया कहा गया है। भारत के नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता है, तथा इस समूह का उल्लेख संस्कृत आरंभ में 3500 वर्ष पूर्व हो चुका है। कीर्ति ऋग्वेदों में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देशों में होने लगा। अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं? जैसे तो अतीत के बारे में हम जानते हैं कि कैसे कोई पूछ दिया कि अतीत के इसके पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि आप अतीत के बारे में कैसे जानते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं कि उसके लेखक किताबों या पांडुलिपियों के द्वारा हम अतीत के बारे में जानते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे अतीत की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो अतीत की जानकारी प्राप्त करने की हमें 3 तरीका हो सकते हैं। पहला अभिलेख पांडुलिपि और यात्रियों, इससे हमें पता चलता है कि इतिहास अतीत के बारे में क्या है, जिससे कई पुस्तकों में ढूंढने और पढ़ने से पता प्राप्त होता है। और पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि क्यों कहते हैं, मतलब पांडुलिपि क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि ये हाथ से लिखे होने के कारण इसे पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। कौन शब्द, ये शब्द को आपको ध्यान में रखता है। पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसका अर्थ होता है हाथ। इसे पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय में पाए जाने वाले क्षेत्रों से उगाए जाते हैं। पांडुलिपि क्या बने होते हैं, ताड़पत्रों से बने होते हैं। ये हिमालय के क्षेत्र में भूजल नामक पेड़ के छाल से बनाए जाते हैं। ये छाल से बनाए जाते हैं जो तैयार करके भोजपत्र पर लिखा जाता है। अभिलेख क्या है, अभिलेख वैसा है जो कि पत्थर अथवा धातु जैसी कठिन सतहों पे लिखा जाता है। उत्कीर्ण किए गए को हम अभिलेख कहते हैं। इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे कि उन्हें देख सके और पढ़ सके, और उन कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं। उसके बाद लगभग 2500 वर्ष पुराना यहाँ अभिलेख वर्तमान में अपने स्थान में मिला है, जो कि कंधार से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, 2500 वर्ष पुराना है, जो कंधार से प्राप्त हुआ है, जिसके शासक नाम अशोक था। या इसके बारे में हम अध्याय 8 में अच्छा से पढ़ाई कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त ये क्या है, पुरातत्वविद क्या कहते हैं, जो पुराने वस्तुओं के अध्ययन करते हैं, या फिर इसके अतिरिक्त अन्य वस्तु में अतीत में प्रयोग की जाती है, जिससे वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। इस व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद किसे कहते हैं, वैसे व्यक्ति जो पुराने वस्तुओं को अध्ययन करते हैं उसे पुरातत्वविद कहते हैं। जैसे कि वो क्या चीज़ अध्ययन करते हैं, पुराने पत्थर, ईंट, बनी इमारतें, अवशेषों और चित्र मूर्तियों, औजारों और हथियारों और बर्तन आभूषणों का अध्ययन करते हैं। इसे ही अध्ययन करने वाले पुरातत्वविद कहते हैं। पांडुलिपि, अभिलेख तथा पुरातत्वविद जानकारी। इतिहासकार प्रायः स्रोता शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोता प्राप्त करते हैं और इसके बारे में पढ़ते भी हैं। कई स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत के बारे में पुनर्निर्मित किए जा सकते हैं। तिथि का मतलब क्या है, अब मैं तिथि के मतलब बताने जा रहा हूँ। तिथि का मतलब क्या है, अगर तुमसे किसी तिथि के बारे में शायद पूछा जाता होगा, तो दिन तथा किसी तारीख, माह के वर्ष, जैसे 2000 या इसी तरह से कोई वर्ष में बताओगे, तो ईसा मसीह धर्म प्रवर्तक ईसाई के जन्म तथा 2000 वर्ष कहने के तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म 2000 वर्ष के बाद ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की ईसवी पूर्व तथा इसके रूप जानी जाती है। इस तरह से 2000 पूर्व आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान पूर्व के उल्लेख किया गया है। अंग्रेजी में BC, इसी को अंग्रेजी में BC कहा गया है, और हिंदी में इसी तात्पर्य होता है बिफोर क्रिस्ट, मतलब ईसा से पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म होने से पूर्व को BC कहा गया है अंग्रेजी में। हिंदी में ईसा पूर्व। कभी कभी तो तुम इसी तिथियों को हम AD या हिंदी में ईस्वी के भी लिखी जाती है, जो एनो डोमिनी या नाम से जाना जाता है, जिसे लैटिन शब्दों में इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से पहले भी कहते हैं। कभी कभी AD के जगह CE या BC के जगह BCE का प्रयोग करते हैं। इसे CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BC का बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं कि विश्व के अधिकांश देशों में कैलेंडर का प्रयोग समान हो गया। भारत तिथियों के रूप में लगभग 200 पूर्व आरंभ हुआ था। तो भारत में तिथियों का आरंभ 200 वर्ष पूर्व हुआ है। कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग हम बिफोर प्रोजेक्ट वर्तमान में होता है। अब बात करते हैं अन्यत्र, जैसे कि हमने पहले पाठ में पढ़ा कि अभिलेखों और कठोर सतहों से उत्कीर्ण करवाए जाते हैं, जो कि अभिलेख के 100 पूर्व लेख किए गए थे।
सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय समय के साथ साथ अभिलेखों तथा भाषाओं की लिपियों के बदला आ चुका है। विद्वान कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इनको पता लगाने के अर्थ निकालने के लिए प्रक्रिया लिया जाता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि जानने की एक प्रसिद्ध कहानी द्वारा दक्षिण अफ्रीका का मिस्र से मिलती, जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व राजा रानी रहते थे। अब मिस्र की उत्तर चोटी में रोसेट्टा नामक एक कस्बा, जहाँ के सबसे एक उत्तीर्ण पत्थर मिला है, जिस पर यह कहानी लेख भिन्न भिन्न भाषाओं में तथा लिपियों में लिखा हुआ है। तो यूनानी तथा मिस्री दो प्रकार के हैं। कुछ विद्वान यूनानी भाषा में पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि राजाओं रानियों ये नाम के एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। करतूस कहा गया है, जिसे करतूस कहा गया है। इन विद्वानों यूनानियों मिस्र संकेतों के अगल बगल रहते हुए मिस्र अक्षरों में समानार्थक ध्वनियों की पहचान की, जैसे कि तुम देखा होगा कि एक अक्षर के लिए शेर और चिड़िया के चित्र बनाए हैं, उसे विभिन्न अक्षरों में प्रस्तुत किए गए हैं। तो अभी लोग में पढ़ सकेंगे। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की। कृषि का आरंभ, ये जो तिथि के बारे में, तिथि को आप ध्यान में ज़्यादा रखिए क्योंकि डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। किसी को पूछ जाए कृषि का आरंभ कब हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व। उसके बाद सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व हुआ है। गंगा घाटी के नगर मगध बड़ा राज्य था 2500 ईसा पूर्व। वर्तमान में लगभग 2000 ईसा पूर्व है। तो दोस्तों क्लास 6 का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। तो सेकंड अध्याय में आपको इसी तरह मिलते रहेगा। पूरे हिस्ट्री का लेक्चर हम यहाँ पे डाल देंगे क्लास 6 to 12 तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।